वन्य जीव प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, वन्य जीवों को बचाया कैसे जाए, वन्य जीवों का प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वन्य जीव प्रकृति में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। ये जीव अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा जंगलों एवं प्राकृतिक दशाओं से अंतर संबंधित रहते हैं। वन्य जीवों का स्वस्थ एवं सकुशल रहना अनुकूल जलवायु, भोजन, जल तथा आवास आदि पर निर्भर करता है। मुख्यतः वन्य जीवों में जानवर, सरीसृप, उभयचर, मछली, तितली इत्यादि जो मेरुदंडधारी व बिना मेरुदंडधारी वाले जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जो जानवरों के निवास क्षेत्रों में ही रहते हैं। वनों में रहने वाले ये जीव जंतु क्षेत्रीय पारिस्थितिकी की उपज होते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करके उसे परिचालित रखते हुए अपना अस्तित्व भी कायम रखते हैं। वन पारिस्थितिकी के साथ समायोजन करके ये जीव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तीव्र वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, जिस कारण वन्य जीवों के संरक्षण की संकल्पना या कॉन्सेप्ट उपजी है। वन्य जीवों के जो संरक्षण की जो संकल्पना है वो उनके पीछे कुछ उद्देश्य हैं, जिनमें पादपों एवं जंतुओं की विरल प्रजातियों का संरक्षण करना, वनोन्मूलन पर रोक, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, प्राकृतिक आवासों में पादपों एवं जंतुओं के पारिस्थितिकीय संबंधों का अध्ययन करना, आनुवांशिक जो जेनेटिक होते हैं उन संसाधनों का संरक्षण करना, मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, जैव विविधता की दृष्टि से शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन सर्वाधिक संपन्न माने जाते हैं। दुर्भाग्यवश इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक वन विनाश हुआ है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में प्रति वर्ग मील पर 600 विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनमें सर्वाधिक सघन वन्य जीवन पाया जाता है। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के चलते आने जाने में ही हजारों प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर केवल वनों के विनाश से प्रतिदिन रोजाना 100 प्रजातियों के समाप्त हो जाने का खतरा है। विलुप्तीकरण की यह दर सामान्यतः प्राकृतिक दर से 1000 गुना अधिक है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र घट रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वन्य जीवों पर दृष्टिगोचर होता है, सीधा सीधा दिखाई देता है। प्रकृति उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक ही प्राणियों की एक विशेष संख्या को जीवित रख पाती है। प्रकृति की जीवन पनपाने की इस अद्भुत क्षमता के कारण ही एक दूसरे से संबंधित प्राणियों की आबादी के बीच नाजुक संतुलन बना रहता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र इन जीवों का पालन पोषण करता है तथा उसके वातावरण के अनुकूल होते हैं। वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र करोड़ों वर्षों के उपरांत भी विकसित हुआ है। इन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख विशेषता जीवों की संख्या का स्थिर रहना है, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। जब किसी एक जाति की संख्या इतनी बढ़ जाए कि उसके पश्चात भोजन एवं आवास पर्याप्त न रहे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ प्राणियों में संतानोत्पत्ति तेज गति से होती है। मक्खियां, कीट एवं कुछ मछलियां प्रजनन ऋतु में लाखों की संख्या में अंडे देती हैं, लेकिन प्रकृति में नियंत्रण व्यवस्था होने से संतुलन बना रहता है। प्रकृति में भोजन की प्रतिस्पर्धा है, बीमारियां हैं, इसमें अपर्याप्त पोषण, भरण पोषण, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने आदि के परिणाम स्वरूप प्राणियों की संख्या नियंत्रित रहती है।
प्रकृति की जीवोत्पत्ति की इस अद्भुत क्षमता के कारण ही प्राणियों में परस्पर एक नाजुक संतुलन बना रहता है। जीवों की पारस्परिक निर्भरता भी उनके जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पारिस्थितिकी आवासों का विनाश हुआ है, जिसका वन्य जीवों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वन विनाश वन्य जीवों के नष्ट होने में प्रमुख कारण रहा है। जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों की बढ़ती मांग ने वनों को कृषि क्षेत्र, आवास एवं पशुओं के चारागाह बना दिए। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों की बढ़ती हुई मांग वनों को कृषि क्षेत्र, आवास एवं पशुओं के चारागाह के रूप में तब्दील कर दिए। प्रौद्योगिकी विकास एवं मनुष्य द्वारा किया गया विकास प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी रहा है। जातियों का विलुप्त होना, प्रजातियों का विलुप्त होना और जो प्रजातियों का जो विलुप्त होना और लुप्त प्राय जो पिछले कई वर्षों से देखा जाता है। वन्य जीवों का जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसको बोलते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, वन्य जीवों का प्रबंधन कैसे किया जाए, वन्य जीवों को बचाया कैसे जाए। वन्य जीव संरक्षण के कार्य के तहत वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों की व्यापक सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ सद्भाव बनाए रखने तथा उनके सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिए सरकार के साथ साथ जन सहभागिता अति आवश्यक है। जन सहभागिता अति आवश्यक है। समस्त जीवमंडल एक कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र है, कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें मानव प्रमुख संगठन है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक पारिस्थितिकीय असंतुलन को महसूस करने लगे हैं। प्राकृतिक संपदा के रूप में वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना और सुरक्षित क्षेत्रों में जीवों का उचित रखरखाव करना, पौधों व प्राणियों के लिए जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना, जीवन को समर्थ देने वाले तंत्रों व आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना, विश्व के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की वर्तमान श्रृंखला को बनाए रखना, अधिनियमों व कानूनों द्वारा वन्य जीवों की रक्षा करना। इस प्रकार से विश्व में प्रकृति के संरक्षण का आरंभ करके प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर लगाए गए अंकुश व संबंधित संरक्षण के नियम आज भी उनके शिलालेखों के रूप में सुरक्षित हैं। वन्य जीवन एवं वन्य जीवों के प्रति प्रेम और आदर का भाव भारतीय संस्कृति का एक विभिन्न अंग रहा है। भारत में वन्य जीवन प्रबंधन को देखा जाए तो वानिकी तथा वन्य जीवन प्राथमिकता रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। इस विषय को हाल ही में प्राथमिकता दी गई है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके केंद्र व राज्यों के बीच संबंध बना रहे। वन्य जीवन प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य जो है वो प्राकृतिक आवासों को जातियों के नियंत्रित, सीमित समूपयोजन से बचाव, संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन, पौधों व प्राणियों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना, कानून द्वारा रक्षण
इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आरक्षण के उपायों में सुधार करना और दुर्लभ जातियों के निर्यात पर रोक लगाना, शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्याप्त रक्षण के लिए लोगों को शिक्षित करना आदि सम्मिलित हैं। भारत में वन्य जीवन संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए देश भर में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जैवमंडलीय आरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देश में कुल जो 99 राष्ट्रीय उद्यान, 513 अभयारण्य तथा 15 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो स्थापना हुई है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए की गई है। कुछ संकटपन जातियों के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई गई हैं। जो संकटापन जाति हैं जिसमें बाघ परियोजना जो 1 अप्रैल 1973 को भारत में 9 राज्यों में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ आरक्षण क्षेत्रों की स्थापना के साथ में ये 9 बाघ आरक्षण क्षेत्रों की स्थापना के साथ यह योजना प्रारंभ की गई। और बांदीपुर, नगरहोल, कारबेट, कान्हा, मानस, मेलाघाट, पल्लामू, रणथंभौर, सिमलीपाल, सुंदरवन, पेरियार, सरिस्का, बक्सा, इंद्रावती, नागार्जुन सागर, नाफदा, दूधवा, काटरनिया घाट, कलकंद, मुंडाथुराई, वाल्मीकि, पेंच, तड़ोबा, पन्ना, डांफा, भद्रा, पेंच, पाखुई, नमेरी, बोरी, सतपुड़ा तथा पचमंडी में है। इसी प्रकार से गिर सिंह परियोजना, ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर सिंह, गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिरवन एशियाई सिंह का एकमात्र अद्वितीय आवासीय है। गिर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। घड़ियाल जनन परियोजना, यह परियोजना 1975 में प्रारंभ की गई। उड़ीसा में विश्व में सर्वप्रथम जो टिकरपाड़ा में स्थापित किया गया और उसी साल 1975 में लखनऊ के निकट कुकरेल में एक छोटा केंद्र स्थापित किया गया। 1975 से 78 के बीच 16 घड़ियाल केंद्र विकसित किए गए, 11 अभ्यारण्य घोषित किए गए और जो देश के 2 सबसे बड़े मगर अभ्यारण्य हैं, कृष्णा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है और चंबल अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों का जो चंबल अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में गेंडा परियोजना 1987 में असम में राइनो संरक्षण परियोजना के तहत प्रारंभ की गई। इसी प्रकार से हिमचिता परियोजना, यह हिमालय में प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई और कुछ जैवमंडल आरक्षण केंद्र भी जो भारत में 45,000 पादप जातियां तथा 65,000 प्राणी जातियां पाई जाती हैं इस जैवमंडल आरक्षण केंद्र में। भारत में बड़ी संख्या में स्थानिक जातियां मिलती हैं और 1979 में 13 प्रतिनिधि जैव आरक्षण केंद्रों की पहचान की गई। इसके बाद में भारत में जैव विविधता संरक्षण के कुछ वैधानिक प्रयास भी किए गए। वैधानिक प्रयासों में जो भारतीय संविधान में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं, परंतु विभिन्न कारणों से इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। संवैधानिक प्रावधान में के अंतर्गत भारतीय संविधान के खंड 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 क में स्पष्ट उल्लेख किया गया है
कि राज्य का यह प्रयत्न होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करे तथा वनों एवं वन्य जीवों की संरक्षण प्रदान करे। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 क में भी प्रत्येक नागरिक के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जीवों के प्रति दया भाव रखने का उल्लेख किया गया है। विविध उपाय जो लीगल तरीके से हैं, जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कई अधिनियम, अधिसूचनाएं तथा मार्गदर्शिकाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में लागू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जैव विविधता अधिनियम 2000, जैव विविधता अधिनियम 2000, ये जो अधिसूचनाएं, अधिनियम, मार्गदर्शिकाएं, वन्य संरक्षण अधिनियम जो 1980 में हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 और जैव विविधता अधिनियम 2000 में कुछ लागू किए गए थे। इस प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन, जो जैव मंडल, संपूर्ण जैव मंडल और वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP बोलते हैं, उनके अनुसार सभी देशों में पर्यावरण कानूनों की ऐसी समग्र प्रणाली बनाई जानी चाहिए कि मानव अधिकार महफूज रहे और भावी पीढ़ियों के हितों पर भी कुठारघात न हो। जो भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 और 1991 में इसका संशोधन भी किया गया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन संरक्षण जो अधिनियम 1980, जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1988 की जो वन नीति और 1992 में जो प्रकाशित है संरक्षण रणनीति व नीति का राष्ट्रीय इत्यादि सभी महत्वपूर्ण हैं। भारत में यदि राष्ट्रीय उद्यानों की देखा जाए, नेशनल पार्क, तो जम्मू कश्मीर में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, जैसे ये उत्तराखंड में 6 हैं, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजाजी, ये सब उत्तराखंड में हैं। हरियाणा में 2 हैं, कालेसर, सुल्तानपुर। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों में से, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों में से यूनेस्को की अधिसूचित जो बायोस्फीयर रिजर्व सूची है, उनमें 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को की अधिसूचना जो बायोस्फीयर रिजर्व सूची है, उनमें 10 क्षेत्र हैं। नीलगिरी जो भारत का सबसे पहला, नंदा देवी दूसरा, मन्नार की खाड़ी तीसरा, सुंदरवन चौथा, नोकरेक पांचवा, सिमलीपाल छठा, पंचमंडी सातवां, अच्छन कमार आठवां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार 9वां, तथा अगस्था मलाई 10वां।
कुछ प्रतिबंधित जो आखेट क्षेत्र हैं उनको भी वन्य जीव या वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से जो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए विभिन्न प्राकृतिक स्थलों को बाघ परियोजना, वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र आदि रूपों में घोषित किया गया है और कुछ संस्थाएं भी इनसे संबंधित शोध करती हैं, जिनमें भारतीय प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर जिसको नेरी बोलते हैं, इत्यादि प्रमुख हैं। विश्व वन्य जीव कोष WWF जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सहयोग से भारत में 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना भी प्रारंभ की गई। इसमें सर्वप्रथम नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य को पहली बाघ परियोजना घोषित की गई और वर्तमान में 50 बाघ परियोजनाएं सम्मिलित हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 2500 बाघ हैं, 2500, और ये बाघ देश की 50 विभिन्न बाघ परियोजनाओं में विचरण करते हैं और इनमें जैसे कॉर्बेट बाघ परियोजना है, बांदीपुर बाघ परियोजना है, कान्हा किसली बाघ परियोजना है, मानस परियोजना है, मेलघाट बाघ परियोजना है। इसमें भारत की बाघ परियोजनाओं में असम राज्य है, उसमें काजीरंगा, असम में 3 है, काजीरंगा, मनास और नामेरी, ये असम में है। काजीरंगा बाघ परियोजना, मनास बाघ परियोजना, नामेरी बाघ परियोजना, ये तीनों असम राज्य में है, नाम चेंज हो गया असम का असोम। इसके बाद में 2 अरुणाचल प्रदेश में है, नामदापा और पक्की, नामदापा बाघ परियोजना और पक्की बाघ परियोजना, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में एक नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम परियोजना के नाम से जानी जाती है बाघ परियोजना, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। और वाल्मीकि बाघ परियोजना है वो बिहार में है, इंद्रावती बाघ परियोजना है वो छत्तीसगढ़ में है, पलामू बाघ परियोजना है वो झारखंड में है, बांदीपुर बाघ परियोजना है वो बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा, ये 3 कर्नाटक में हैं। बांदीपुर बाघ परियोजना, नागरहोल बाघ परियोजना तथा भद्रा बाघ परियोजना तीनों कर्नाटक राज्य में है। केरल में 2 हैं, पेरियार और प्राम्बिकुलम, ये दोनों केरल में हैं। और मध्य प्रदेश की बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, पेंच, ये मध्य प्रदेश की 5 हैं, जो पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश की हैं। तबोगा अंधारी बाघ परियोजना महाराष्ट्र की है, तबोगा। इस प्रकार से महाराष्ट्र में 2 हैं, तबोगा अंधारी और सहाद्री, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। मिजोरम में डंपा बाघ परियोजना, ओडिशा में सिमलीपाल और राजस्थान में रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना राजस्थान में है। और तमिलनाडु में 3 हैं,
कल्लाकड़, मुंदाथुई, अन्नामुलाई और मधुमलाई, ये तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, दूधवा, पीलीभीत। उत्तराखंड कारबेट। और पश्चिम बंगाल में 2 हैं, बुक्सा तथा सुंदरवन, ये दोनों बाघ परियोजना, बुक्सा तथा सुंदरवन दोनों पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में सतकोसिया बाघ परियोजना, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में अचान कमार बाघ परियोजना। कर्नाटक में बिल्लीगिरी रंगानाथ टेम्पल बाघ परियोजना के नाम से है, और दूसरी डांडेली अन्नासी बाघ परियोजना। छत्तीसगढ़ में उर्दती एवं सितंदी बाघ परियोजना। इस प्रकार से संजय दुबरी बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में है। मेलघाट बाघ परियोजना महाराष्ट्र में है, और नौगांव नागजोरा जो ये भी महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद परियोजना ये तेलंगाना में है। बोर परियोजना ये महाराष्ट्र में है। राजाजी बाग उत्तराखंड में है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पेंच महाराष्ट्र में आई गई। और मुकुंदरा हिल्स परियोजना ये राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स। और सत्यमंगलम परियोजना तमिलनाडु में है, और कावल परियोजना तेलंगाना में है। इस प्रकार से बाघ परियोजना और वन्य जीव संरक्षण की जो परियोजनाएं हैं, इसमें गिर सिंह परियोजना आई गई, घड़ियाल प्रजनन परियोजना आई गई। ये वन्य जीव है। गेंडा संरक्षण परियोजना है। और इस प्रकार से जो पश्चिमी घाट के कर्नाटक के सिरसी होनावरा में जो वनों को लुप्त हो रही प्रजाति, जिसको अपने लॉइन टेल्स मकांक, जिसको एलटीएम का नाम देकर के इसमें सबसे बड़ा बसेरा बसाया गया है वन्य जीव का। अंतरराष्ट्रीय जो बाघ परियोजना के अंतर्गत हाल ही में 2 विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में यह भी कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में वर्तमान में जो लगभग इसके जिसमें 638 जो बंदर की प्रजातियां हैं, इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN बोलते हैं, ने एक रेड डाटा लिस्ट में लुप्त होने वाली प्रजाति को रखा है। और लुप्त होने के खतरे का जो द्योतक है रेड डाटा बुक्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। इस प्रकार से वन्य जीव प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो अपने संरक्षण परियोजना है, अफ्रीका में हाथी दांत का जो व्यापार करते हैं उसके लिए हाथी परियोजना, और भारत में इंडियन राइनो विजन के नाम से 2020 में जो इंडियन राइनो विजन 2020 चलाया गया था। इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत गेंडों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, साथ ही उन्हें दोबारा से उनके पुराने ठिकानों पर बसाया जा रहा है। पहले जो मानस नेशनल पार्क में अच्छी खासी संख्या में गेंडे हुआ करते थे, लेकिन कमजोर कानून और खराब प्रणाली की वजह से इस पार्क में गेंडे संकटापन स्थिति में पहुंच गए हैं, संकटापन स्थिति में हैं। WWF यानी कि जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार अवैध शिकार की वजह से लाओखुआ में गेंडे बिल्कुल नहीं बचे हैं। किसी समय यहां 50 गेंडे हुआ करते थे। वहीं ओरंग में भी
इनकी संख्या गिनती की ही रह गई है। इंडियन राइनो विजन 2020, इंडियन राइनो विजन 2020 असम सरकार WWF और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का संयुक्त अभियान है। इसके प्रथम चरण में मानस नेशनल पार्क में 18 साल के लंबे अंतराल के बाद गेंडों का एक जोड़ा लाया गया है। इस प्रकार से वन्य जीव प्रबंधन के लिए एक इंडियन राइनो विजन 2020 जो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु चलाया गया है। तो ये जो अपना टॉपिक था पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत, पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत वन्य जीव प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत वन्य जीव प्रबंधन अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।